तो एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हम लगातार तैयारी करते जा रहे हैं। इसी क्रम में आप लोग बायोलॉजी के लिए ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमारे बायो यानी कि जीव विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करवाइए। तो सिलेबस में आपको पहले ही बता चुका था कि आपका पूछा क्या क्या जाना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपका 1 से लेकर के 13 तक के अध्याय यानी कि आपके जो पादपों में श्वसन है ना, और आपका प्रकाश संश्लेषण और लास्ट अध्याय तक का पूछा जाएगा 13 तक का, ठीक है। फिलहाल तो सभी चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे, विथ आंसर मैं आपको बताते चलूंगा। एंड सिलेबस आपको देखना है तो वीडियो पिछले देख लेना, एंड अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके अध्याय नंबर 1 से, जीव जगत, जिसका नाम है। सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ आंसर। सो सबसे पहले वीडियो को कर दो भाई लाइक, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो पहुंच पाता है। तो सबसे पहले लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस मिल सकें, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर के 2 अंकीय क्वेश्चन है, जिसका नाम है जीव जगत। इसका पहला क्वेश्चन है, द्विनामकरण पद्धति क्या है, लिखिए, ठीक है। द्विनामकरण पद्धति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैज्ञानिक नामकरण की वह विधि जिसमें जीवों को 2 भागों में नाम दिया जाता है, ठीक है। एक ही जीव के जहां पे 2 नाम हो, द्विनाम, यहाँ पे कहा गया है द्विनामकरण। तो आप समझ गए होंगे जीनस और प्रजाति, स्पीसीज, है ना। इन 2 चीजें मिलकर के जब एक नाम बनता है तो वो द्विनामकरण पद्धति के अकॉर्डिंग एक नाम होता है। जैसे कि मानव का नाम है होमो सेपियंस, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ से, किन्हीं 2 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखिए, ठीक है। वैज्ञानिक नाम, जैसे कि मानव का नाम है वैज्ञानिक होमो सेपियंस, ठीक है। इसी प्रकार से 2 जंतुओं के पूछे गए हैं। किसी के भी जंतु, भाई अगर आप मानव का भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सिंह का लिख दिया हमने यहाँ पे, शेर का जैसे कहें कि है ना, पैंथेरा लियो, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों को याद कर लेना, मानव का होमो सेपियंस हो जाएगा। इस तरीके से दोनों को आप याद कर सकते हो। बाकी आप राना टिग्रीना मेढक का और भी आप कई सारे याद कर सकते हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भाई कि किन्हीं 2 पादपों के वैज्ञानिक नाम, ठीक है। यहाँ पे जंतुओं के पूछे गए, यहाँ पे प्लांट्स के पूछ लिए गए। तो आम का हमारा मेजिफेरा इंडिका हो जाएगा, और गेहूं का हमारा ट्रिटिकम एस्टाइबम हो जाएगा, ठीक है। अब मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन बताना है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिएगा मटर का भैया होता क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सोन को परिभाषित कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्सोन एक वर्गीकरण की इकाई है जो समान कोशिकाओं वाले जीवों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। यह किसी जीव समूह के उस स्तर को दर्शाती है जिसे वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया हो। जैसे स्पीसीज हो गया, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, मतलब एक तरीके से इनके वर्गीकरण की इकाई, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण की इकाई है टैक्सोन, एक तरीके से कह सकते हैं ना। तो समान विशेषताओं के अकॉर्डिंग, जैसे मतलब कई जीवों की विशेषताएं, तो उस तरीके से उन्हें रखा गया अलग अलग ऑर्डर में, अलग अलग फैमिलीज में, क्लास में, ठीक है। अलग अलग समूह में उन्हें रखा गया है। उसी प्रकार से उनके स्तर को दर्शाने की एक वर्गीकरण की इकाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टमैटिक्स क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक्स जीवों के पारस्परिक संबंधों और विविधता के अध्ययन एवं वर्गीकरण की वह शाखा है जो उनके प्राकृतिक समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटती है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स एक तरीके से कहें तो देखो, प्राकृतिक समानताएं जो जीवों में हैं, उनकी भिन्नता है, यानी कि वो किस तरीके से, किस आधार पर भी अलग हैं, है ना, उनको एक तरीके से बांटने का, है ना, कि ये जीव ऐसे ऐसे समानता दर्शा रहा है, ये जीव ऐसे ऐसे समानता दर्शा रहा है ना। तो उनके बांटने का जो अध्ययन है, उनका वर्गीकरण है, वह शाखा है जो, उसे सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। ये चीज याद रखना। और कैरोलस लिनियस को आप जानती होंगे, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इसे विकसित किया था, ठीक है। इन्होंने ही द्विनामकरण पद्धति दी, जिनका नाम है कार्ल लिनियस, ने कहते हैं कैरोलस लिनियस, ठीक है। एंड इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोना एवं फ्लोरा शब्दों का अर्थ समझाइए, ठीक है। दोनों का आंसर दिया गया, देखो, फ्लोरा एंड फोना। सो देख सकते हो कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी पादप प्रजातियां, जैसे कि पेड़ पौधे, काई, शैवाल, है ना, तो ये सारे क्या होते हैं, फ्लोरा होते हैं। जबकि जंतु प्रजातियां, ठीक है, इतना तो आप समझ गए आपसे, जो प्लांट्स वगैरह प्रजातियां होगी किसी विशेष क्षेत्र की, कह सकते हैं बात हम। तो कोई भी क्षेत्र है भाई, वहां पर प्लांट्स वगैरह है तो उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं, और जो हमारे फोना होते हैं वो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि स्तनधारी पक्षी, कीट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 अंकीय क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण से पद्धति एवं वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो वर्गीकी क्या होती है, टैक्सोनॉमी। तो वह है विज्ञान जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण से संबंधित है। यह सभी जीवों, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीवों को उनके समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में वर्गीकृत करती है, ठीक है।
तो वही है भाई टैक्सोन टैक्सोनॉमी। वो हमने आपको बताया कि उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया है, और वहां पे जीवों को, पादपों को, जंतुओं को, सूक्ष्म जीवों को, है ना, उनके वर्गीकरण से जो संबंधित उनके नामकरण वगैरह वर्णन में वर्गीकृत से बांट दिया जाए, है ना। कह रहा क्या रहा है, वर्गीकी, है ना। तो जहाँ पे एक तरीके से उनकी समानताओं असमानताओं, है ना, उनके आधार पर जीवों को बांटा जाए, उन्हें समूह में वर्गीकृत किया जाए, इसी वर्गीकी कहते हैं, इतना याद रखना। अब वर्गीकरण की पद्धति क्या है, क्लासिफिकेशन मेथड। यह जीवों को उनके समान गुणों एवं लक्षणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया होती है। अगला कह रहा है वर्गीकरण भाई। तो जीवों को उनकी आकृति, विज्ञान, शारीरिकी, आनुवांशिक एवं विकासवादी समानताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण, यानी कि बांटना, एक तरीके से क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, जीवों को वर्गीकृत क्यों किया गया भाई, है ना। अभी वर्गीकरण तो हमने देख लिया कि जीवों को उनकी समानताओं, असमानताओं या फिर उनके कई गुणों के आधार पर उन्हें बांटने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब वर्गीकरण भाई जरूरी क्यों है, कोई 3 कारण बताइए। देखो, तो इससे पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य जीवों का अध्ययन सरल एवं व्यवस्थित हो जाता है। यानी कि आप जब उन्हें बांट देंगे, यानी कि आप देखो कोई भी जीव हैं वो एक जैसे हैं, जो उन्हें एक तरफ रख देंगे, दूसरे वाले दूसरी तरफ, है ना, तो इस तरीके से उन्हें पढ़ना आसान हो जाएगा, उनका अध्ययन सरल हो जाएगा, ठीक है, व्यवस्थित होंगे तो, ठीक है। समान और असमान लक्षणों के आधार पर जीवों के आपसी संबंधों को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। अब कोई भी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं तो उन्हें याद करना भी आसान, उसी प्रकार से उनको उनके संबंधों को समझना आसान हो जाएगा। वैज्ञानिकों के लिए जीवों की पहचान और उनके अध्ययन हेतु एक सार्वभौमिक प्रणाली उपलब्ध होती है, यानी कि हर एक डेटा उन्हें मिल जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, वर्गीकरण की किन्हीं 3 पद्धतियों का नाम लिखिए। प्राकृतिक पद्धति, कृत्रिम और फायोजेनेटिक पद्धति, ये 3 पद्धतियों के नाम आपको दिए गए हैं। एंड सबसे पहले हम नेचुरल सिस्टम देखें तो यह जीवों के कुल स्वरूप, रचना एवं सभी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत, क्योंकि ये प्राकृतिक है तो इसमें सब कुछ एक तरीके से इंक्लूड किया जाता है। कृत्रिम पद्धति में यह सीमित लक्षणों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करती है। और फायोजेनेटिक में बात करें तो यह जीवों के विकास क्रम और आपसी आनुवंशिक संबंधों पर आधारित होती है, ठीक है। तो नेचुरल में बात करें तो यहाँ पर सब कुछ होता है, कुल स्वरूप हो गया, रचना हो गया, सभी लक्षण हो गए। अब कृत्रिम पद्धति में कुछ विशेष लक्षणों पर, यहाँ पे सीमित लक्षणों या विशेष लक्षण कह सकते हैं, इन पर आधार पर वर्गीकृत से किया जाता है। फायोजेनेटिक में यहाँ पे क्या किया जाता है भाई, जेनेटिक शब्द आ रहा है तो आनुवंशिकता याद रखना, आनुवंशिक संबंधों के आधार पर, विकास क्रम के आधार पर यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें बांटा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, वर्गीकरण के किन्हीं 3 महत्वों के बारे में बताइए। तो जीवों का पहचानना व वर्गीकृत करना आसान बनता है इससे। यह जीवों के विकास एवं वंशानुक्रमिक संबंधों का पता लगाने एवं सहायता करने में इसमें मदद करता है, ठीक है। वर्गीकरण, है ना, जीवों का जब वर्गीकरण हो जाता है उससे हम समझ सकते हैं भाई कि ये किस प्रकार के जीव हैं और कैसे संबंध रखते हैं ना, क्या इनके लक्षण हैं, तो पहचानने में आसानी हो जाती है, ठीक है। यह वैज्ञानिक नामों के माध्यम से जीवों की पहचान को विश्व भर में एक समान बनाता है, ठीक है। तो सब एक तरीके से समझ सकते हैं, नहीं तो कोई कहीं पे कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्गीकी पदानुक्रम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो वर्गीकी पदानुक्रम क्या है, देखो यह जीवों को पहचानने, वर्गीकृत करके एवं व्यवस्थित करने की एक क्रमिक पद्धति है जिसमें उच्चतम से निम्नतम स्तर की ओर सभी रैंकों का क्रम होता है। इसमें मुख्य रूप से पद शामिल होते हैं जो कि 7 होते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले बड़ी चीज आएगी भाई किंगडम आएगा, फिर आपका फाइलम आएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये तो सभी को याद है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए। एंड ये इनका क्रम है भाई, इसी ऑर्डर में इसे लिखा जाता है। इनका यहाँ पे उच्चतम से निम्नतम की ओर देखो, यहाँ पे सबसे किंगडम बड़ा होता है, फिर उसके बाद संघ वगैरह आ जाता है, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, यदि 2 जीवों के वैज्ञानिक नाम अलग हों लेकिन वंश समान हो, ठीक है, क्या कह रहा है, वैज्ञानिक नाम अलग हों लेकिन वंश क्या हो, समान हो, तो इससे उनके आपसी संबंध के बारे में क्या पता चलता है, एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो यदि 2 जीव हैं, उनके जीनस समान है, ठीक है, जीनस क्या बताएंगे, समान है, लेकिन क्या है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि विकास क्रम जो है उनका विकास क्रम के रूप से एक दूसरे से निकट संबंध रखते हैं और उनके गुणधर्म भी मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो जीनस जब समान होते हैं, इससे आपको ये समझ में आता है कि उनके जो गुणधर्म है ना, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वो विकास क्रम में संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे जीनस समान होने से समान मतलब एक पता लगा सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर देखें तो जो हमारा पैंथेरा लियो है से है, तो पैंथेरा पैराडस तेंदुए से दोनों का जो वंश है समान है पैंथेरा, लेकिन प्रजातियां अलग अलग हैं, ठीक है। प्रजातियां आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी पैराडस है, इसकी लियो है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो दोनों का एक तरीके से उसी कैटेगरी में जाएंगे, पैंथेरा, है ना।
तो वंश दोनों का एक ही है, प्रजातियां अलग अलग हैं, इसी आधार पर इन्हें अलग कर देती हैं। अगला क्वेश्चन, एक कीट का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है और इसमें एपिस और इंडिका क्रमशः किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह पद्धति किस वैज्ञानिक ने दी थी। देखो अब एपिस और इंडिका, अब दो बातें समझ में आ गई आपको कि यहाँ पे दो नाम है, ठीक है। दो नाम जहाँ पे होते हैं वहां पे द्विनामकरण पद्धति होती है। द्विनामकरण पद्धति यानी कि कैरोलस लिनियस ने दी, मतलब किसने दी, तो कैरोलस ने। ये तो अभी दिमाग में आ गया भाई। अब दो चीजें हैं तो द्विनामकरण पद्धति यानी कि आपका बायोमिनियल नोमेनक्लेचर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। एंड द्विनामकरण पद्धति तो ये तो क्लियर हो गया, बस आपको इसका बताना है। एपिस आपका वंश है जो कि जीनस का प्रतिनिधित्व करता है। इंडिका क्या है, प्रजाति है जो कि स्पीसीज का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। सो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो देखो ऐसे नए क्वेश्चन जरूर से बनेंगे, क्योंकि देखो अभी क्या है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप आने वाला है। यहाँ से हमारा सेकंड नंबर अध्याय आ जाता है जो कि है जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। सो सबसे पहला 2 अंकीय क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्लाज्मोगेमी व कैरियोगेमी में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। एक तरफ प्लाज्मोगेमी है, कैरियो है। सो यह 2 कोशिकाओं के जीव द्रव्य के संलयन की प्रक्रिया होती है। यह 2 केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जब कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म का संलयन होता है तो उसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। जब कोशिकाओं के केंद्रकों का संलयन होता है तो उसे कैरियोगेमी कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के पश्चात कोशिका में 2 केंद्रक बने रहते हैं, ठीक है, 2NN, और इस प्रक्रिया में केंद्रक मिलकर द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्रक का संलयन हो रहा है। केंद्रक मिलेंगे तो 2N यानी कि 2 न्यूक्लियर आपके बनेंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया के पश्चात केंद्रक कोशिका में 2 भिन्न केंद्रक बनते हैं, मतलब 2 अलग अलग केंद्रक बन जाएंगे, है ना। और इसमें क्या है, द्विगुणित केंद्रक बन जाता है। एक इस तरीके से केंद्रक यहाँ पे बन जाता है इसका, ऐसा, ठीक है। तो ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका R.H. व्हिटेकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। R.H. व्हिटेकर द्वारा सन 1969 ने जीवों को 5 मतलब 5 जगतों में विभाजित किया था। कौन कौन सी है भाई, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है। तो फंगी, ये सारे कुछ आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में, और 2 द्विनामकरण पद्धति हमारी कैरोलस लिनियस ने दी थी, ठीक है। इनको याद रखना भाई, कैरोलस ने, और 5 जगत वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर ने किया था, ठीक है। R.H. व्हिटेकर, इस तरीके से लिखते हैं R.H. व्हिटेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सहजीविता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो सहजीविता वह जैविक स्थिति है जिसमें 2 विभिन्न प्रजातियों के जीव परस्पर निकट संबंध में रहकर एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। यदि दोनों लाभान्वित हों तो उसे म्यूचुअलिज्म, या एक लाभान्वित और दूसरा अप्रभावित हो तो उसे कॉमनलिज्म, तथा एक लाभान्वित और दूसरा हानि उठाए तो उसे प्रोटेस्टिज्म कहा जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने ही यहाँ की जरूरत नहीं है ये पढ़ने की। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सहजीविता होता क्या है, ठीक है। 2 पौधे होते हैं, 2 पौधे ही नहीं हो सकते, अलग अलग जातियों के भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रजातियों के भी हो सकते हैं। वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपका शैवाल हो गया, वो भोजन बनाएगा कैसे, सनलाइट होगी उस पर पड़ेगी भाई, वो अपना भोजन बनाएगा, है ना। उसमें अन्य जीव जाकर के उसका भक्षण करेंगे, लाइकेन वगैरह। तो बस एक क्या हो जाएगा, उनके बीच सहजीवी का संबंध हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। और उदाहरण तो देख ही सकते हो, राइजोबियम पौधों की जड़ें, ठीक है, दोनों का लाभ ये उठाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है भाई। जीवाश्म का अर्थ क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले जीवाश्म का अर्थ पता होना चाहिए। जीवाश्म का अर्थ होता है पुरानी चीजें, प्राचीन चीजें जो कि बहुत सालों पहले थी, करोड़ों अरबों सालों पुरानी, है ना, तो वो जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी पर सबसे प्राचीन, लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराने जीव हैं, ठीक है। तो प्राचीन से आपको समझ में क्या आ गया है, जीवाश्म, ठीक है। तो इसलिए उसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा पुराने हैं, प्राचीन जीवाश्म है, जीव हैं, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे तेज ताप, अम्लीयता या अत्यधिक लवणता में भी जीवित रह सकते हैं। इनकी संरचना एवं आनुवंशिक संगठन आद्य जीवों से मिलते जुलते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक रूप थे, मतलब बहुत समय से हैं, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रियोन द्वारा मनुष्य में होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। प्रियोन्स, ठीक है, अभी हम समझेंगे कि प्रियोन्स होता क्या है। सो इसके द्वारा 2 रोग आपके जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, और दोनों को बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्रू डिसीज और क्रुएटेज-फेल्ड्स जैकब डिसीज, CJD जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों रोग मानव मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को क्षति पहुंचा करके
न्यूरोडीजेनरेटिव समस्या पैदा करते हैं। तो ये रोग याद रख सकते हो आप इससे होने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, 2 खाने योग्य मशरूमों का नाम लिखिए भाई। तो बटन मशरूम और मोरेल, इन दोनों को आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके नाम। और अगला क्वेश्चन भाई प्रियोन, ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। एंड प्रियोन होते क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये संक्रामक प्रोटीन्स के कण होते हैं और स्टेनलेसिनर, इनका नाम याद रखना, ने इनको प्रियोन कहा था। मतलब इनको प्रियोन किसने नाम दिया? स्टेनलेसिनर ने नाम दिया। तो इनके नाम से इनका कोई संबंध नहीं है, नाम का इसका प्रियोन से, लेकिन इन्होंने दिया था, ठीक है। तो स्टेनलेसिनर याद रखना, 1982 में इन्होंने दिया था और इनको इसके लिए नोबेल भी मिला था, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण लक्षण पढ़ें तो विषाणु 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन प्रियोन्स इस ताप पर भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। वायरस जो होते हैं 90 डिग्री तापमान हुआ तो भाई खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो प्रियोन्स होते हैं ना वो यहाँ पर भी जीवित रहते हैं, ठीक है। और प्रियोन्स की क्रियाशीलता यूरिया, फिनॉल आदि प्रोटीन की विकृत करने वाले पदार्थों से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन आपका 3 अंकीय कह रहा है भाई कि मोनेरा एवं प्रोटेस्टा में कोई 3 अंतर लिखिए। ये आर.एच. व्हिटेकर द्वारा वर्गीकृत दो अलग अलग जगत हैं, ठीक है। तो मोनेरा और प्रोटेस्टा, अब इसमें देख सकते हो आप कोशिका के आधार पर बांटा गया है, कोशिकाओं के प्रकार का, है ना। तो मोनेरा जगत के जो जीव हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें यूकैरियोटिक, ठीक है। एक तो यही हो गया। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में तो जानते ही हो कि किसमें सच्चा केंद्रक यानी कि अच्छा एक केंद्रक होता है प्रो, और किसमें नहीं होता है, ठीक है। तो समझ जाओगे। कोशिकांग झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, यानी कि जो आपकी मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है इसमें, और इसमें झिल्लीबद्ध उपस्थित होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये शरीर के संगठन से मोनेरा के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, ये बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, स्वपोषी व विषमपोषी और मितोपजीवी जंतुओं को परिभाषित कीजिए। स्वपोषी जो विषमपोषी में अंतर भी आ सकता है, और इसकी परिभाषा अकेले भी पूछी जा सकती है कि स्वपोषी क्या है, विषमपोषी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। देखो, स्वपोषी वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जैसे हरे पौधे। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब विषमपोषी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर रह करके प्राप्त करते हैं, जैसे पशु, मनुष्य हो गया, पशु हो गया, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो कहलाते हैं मनुष्य, और विषमपोषी, है ना, मतलब वो विषमपोषी कहलाते हैं जो अन्य जीवों पर निर्भर हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, वो हम क्या है, पौधों पर निर्भर हैं, ठीक है। तो ये स्वपोषी हैं, वो हम विषमपोषी। अब मृतोपजीवी क्या होते हैं भाई? तो वे जीव जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कवक हो गया, फफूंद वगैरह हो गया, है ना। तो ये होते हैं आपके क्या, मृतोपजीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, पैरामीशियम अमीबा व यूग्लिना में चलानंग का नाम लिखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 से कड़ा वाला ऑब्जेक्टिव भाई, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो तो ध्यान रहेगा भाई कि अमीबा में आपका यहाँ पे क्षमपात पाया जाता है, ठीक है। और आपका पैरामीशियम में सीलिया द्वारा यहाँ पे क्या होता है, चलन होता है, ठीक है। यूग्लिना में फ्लैजेला द्वारा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अब अमीबा का आप मुझे बताओगे जनन कैसे होता है, किस विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखिए। तो सभी जीव एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इनमें सच्चा केंद्रक एवं झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होता है। स्वपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार का इनमें क्या हो सकता है, मतलब इसमें जीव हो सकते हैं मोनेरा जगत में, ठीक है। तो इसके 3 लक्षण हो जाते हैं, इसको बिल्कुल से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, डाइनोफ्लैजिलेट के 3 लक्षण लिखिए। इसमें सभी जीव एक कोशिकीय या यूकैरियोटिक होते हैं, इनकी कोशिका में 2 असमान फ्लैजेला होते हैं जो इन्हें जिनसे घूमते हुए गतिशील रहते हैं, ठीक है। कुछ प्रकार जैसे दीप्तिशील होते हैं, जैसे रात में समुद्र में नीली रोशनी उत्पन्न होना है, कुछ जीवों के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अपपंक कवक के 3 लक्षण लिखिए, ठीक है। तो अपपंक कवक क्या होता है भाई? अब इसके 3 लक्षण है कि इनमें यौन प्रजनन अनुपस्थित होता है, केवल अलैंगिक बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। मतलब इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, ये चीज़ याद रखना, बीजाणुओं के द्वारा। इनका शरीर बहुकोशिकीय शाखायुक्त तथा बहुकेंद्रक युक्त होता है। ये अधिकांशतः मृतोपजीवी या परपोषी होते हैं। कई पौधे रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एल्टरनेरिया हो गया, ठीक है। तो इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है, कई बार आया है एग्जाम में। तो देखो, ये रहा इसका डायग्राम, आप देख पा रहे होंगे। एंड इसमें क्या चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ इसमें होती है ऊपर वाला ये हेड, फिर इसका ये कॉलर होता है, जैसे कि आपकी कॉलर होती है ना।
और फिर इसका ये आपका अदर भाग होता है इसका, और यहाँ पर नीचे ये टेल वाला भाग होता है, ठीक है। तो ये आप इसके टेल कह सकते हैं, नीचे वाला भाग हो गया है ना। और ये इसकी कॉलर वाला पार्ट होता है जो कि इसका सेंटर पार्ट होता है, और इसका हेड पार्ट होता है जो कि मेन एरिया होता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट इसमें होते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डायग्राम इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। सो 3 मेन पार्ट होते हैं इसमें, हेड होता है, कॉलर और टेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है TMB टोबैको मोजेक वायरस का नामांकित चित्र बनाइए। सो देख सकते हो इस तरीके से आपको इसको बना देना है, एंड आपको नंबर जरूर से मिलेगा, एंड यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहजीविता को लाइकेन के उदाहरण द्वारा। देखो ये वही सहजीविता है जिसको हमने ऊपर देखा था कि जहाँ पर दो जीव एक दूसरे से लाभ लेने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वही प्रक्रिया सहजीविता है, तो जिसमें दो जीव, जैसे जीव हो सकता है कोई शैवाल हो सकता है और कोई कवक हो सकता है, ठीक है। तो कवक और शैवाल आपसी लाभ के लिए एक साथ रहते हैं। इसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना करके कवक को उपलब्ध कराता है, मतलब वो उसको बना कर दे रहा है, खिला रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। और वहीं कवक क्या करता है, शैवाल को जल, खनिज, है ना, ये सारी चीजें दे रहा है, मतलब ये दे रहा है इसको जल वल दे रहा है नीचे से, ठीक है। और ऊपर से वो खाना वाना बना करके भेज रहा है। तो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक दूसरे के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दें, मतलब एक दूसरे के लिए सह, ठीक है। तो ये सहजीविता हो जाएगा। उदाहरण आप देख ही चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी क्यों कहा जाता है, ठीक है। सजीव एवं निर्जीव, क्योंकि देखो विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि विषाणु सजीव भी हो सकते हैं, मतलब उनमें गुणों के आधार पर बांटा जाता है, ठीक है। गुणों के आधार पर, ऐसा नहीं हो सकता कि विषाणु सजीव भी हो सकते हैं निर्जीव भी। उनके गुण जो हो सकते हैं वो सजीवों के भी कुछ उसमें गुण हो सकते हैं और कुछ निर्जीवों के गुण हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, इनके बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि निर्जीव अवस्था में निर्जीव पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं और जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर सजीवों की तरह व्यवहार ये करते हैं। इसी कारण सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अगले अध्याय के साथ आ गया है जो कि है आपका वनस्पति जगत, ठीक है। अध्याय नंबर 3 है और पहला क्वेश्चन इससे बन रहा है आपका कृत्रिम वर्गीकरण क्या है, ठीक है। तो कृत्रिम वर्गीकरण क्या है भाई, तो वह विधि जिसमें जीवों का विभाजन सीमित वाह लक्षणों या 1-2 विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अभी हम कृत्रिम वर्गीकरण देखे थे ना ऊपर, इसकी परिभाषा नेचुरल वर्गीकरण कृत्रिम देखे थे ना, और फाइलोजेनेटिक देखे थे, ठीक है। तो ये तीनों हम देखे थे। हमने इसमें देखा था कि सीमित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। इतना बस आपको याद रखना, बाकी आपको ज्यादा अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप उदाहरण वगैरह देख सको तो देख लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है, अभी हम इसको देख ही चुके थे ना ऊपर। देखो जिसमें क्या किया जाता है, हर एक लक्षण आंतरिक एवं बाह्य लक्षण दोनों के आधार पर इसमें क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। पौधों को, जीवों को बांटा जाता है। ये क्या है, ये नेचुरल वर्गीकरण है, ठीक है। हर एक लक्षण की बात इसमें करी जाएगी, ठीक है। सो यही इसमें अंतर है और यही दोनों के याद रखना कि प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या किया जाता है, अधिकतम प्राकृतिक लक्षणों जैसे कि आंतरिक और बाह्य लक्षण हो सकते हैं, है ना, इन दोनों के आधार पर उसको बांटा जाता है, ठीक है। और उनकी आनुवांशिक रचना, रासायनिक क्रियाएं के आधार पर भी बांटा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कोई 1-2 विशेषता ले लेंगे सीमित सी और बस उसके आधार पर बांट देंगे, ठीक है। तो यही इसमें डिफरेंस है, यही इनकी डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल व भूरे शैवाल में अंतर है। तो एक तो नाम के ही आधार पर अंतर है कि ये लाल होते हैं और ये भूरे होते हैं, ठीक है। अगला है, इनमें प्रमुख पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, ठीक है, जिससे इनका रंग लाल होता है। और ये नाम इसका याद नहीं आ रहा है तो सीधी बात है, इसका नाम लिख देना कि इसका रंग लाल होता है, इसका भूरा होता है, ठीक है। इसमें इसके कारण इसका रंग भूरा होता है, ठीक है। और इनकी प्राथमिक खाद्य संचयन पदार्थ है, ठीक है। और इनका प्राथमिक खाद्य संचयन पदार्थ लेमिनेरिन है तथा मैनिटोल होता है, ठीक है। सो ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शैवालों के 2 लक्षण लिखिए भाई। तो शैवाल मुख्यतः जल में रहने वाले स्वपोषी, ठीक है। शैवाल एक तरीके के पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सो ये जल में रहने वाले स्वपोषी एवं प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं, ठीक है। इनमें जड़ों, तनों एवं पत्तियों का अभाव होता है तथा शरीर थैलस रूपी, ठीक है, थैलस रूपी सरल संरचना होती है। तो जड़ पत्तियां वगैरह नहीं पाई जाती हैं, एक तरीके से काई वगैरह, मतलब इसमें ऐसी लेयर सी पाई जाती हैं ना, ऐसी फैली रहती हैं, ठीक है, जल में रहती है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, जूस्पोर क्या है। जूस्पोर क्या होता है, तो एक प्रकार का संकरी असहनीय बीजाणु है जो कि जल में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लैजेला यानी कि कसाभिका जिसे हिंदी में कहते हैं,
द्वारा गति करते हैं, है ना, यानी कि जो जू स्पोर होते हैं उनमें छोटे छोटे फ्लैजेला पाए जाते हैं जिससे वो गति कर पाते हैं, जिससे मूवमेंट वो कर पाते हैं, चल पाते हैं, इधर उधर जा पाते हैं। ये शैवालों एवं अन्य सरल पौधों में पाए जाते हैं तथा असहनीय जनन द्वारा फैलाव में सहायक होते हैं। ठीक है, असहनीय बीजाणु होते हैं एक तरीके से, चीज याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का जल स्थलचर क्यों कहते हैं? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है क्योंकि ये पौधे जल एवं पृथ्वी दोनों पर्यावरण में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन देखो, ब्रायोफाइट्स की एक खास बात है कि ये नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, यानी कि जो जहाँ पे पानी वगैरह है ना, तो उसके आसपास क्षेत्रों में पाए जाएंगे और पानी में तो पाए ही जाएंगे। ठीक है, सो जल एवं पृथ्वी के दोनों, मतलब जल एवं पृथ्वी दोनों जगह के वातावरण में पाए जा रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, जल स्थलचर कहे जाते हैं। ये शरीर में जल के बिना प्रजनन नहीं कर सकते, अतः प्रजनन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अधिकांश जीवन चक्र भूमि पर ही व्यतीत करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। अगला है आपका भाई, जेमा कप क्या है ना। जेमा कप की बात कर रहे हैं तो ब्रायोफाइट्स में पाई जाने वाली संरचनाएं होती हैं जेमा कप। इनका कार्य अलैंगिक जनन द्वारा नई पौध उत्पन्न करना होता है। जेमा कप में बने जेमास जो होते हैं वो स्वतंत्र होकर के नए पौधों का विकास करते हैं। ठीक है, तो इनका कार्य जो होता है अलैंगिक जनन द्वारा नई पौधों को उत्पन्न करना होता है जेमा कप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, कवक मूल किसे कहा जाता है? आंसर रहेगा आपका कवक मूल। कवक या फफूंदी में पाए जाने वाली एकल या बहुकोशिकीय जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं जिनका कार्य कवकों को सबस्ट्रेट से जोड़ना है और पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है। ये वास्तविक जड़ नहीं होती है, केवल जड़ समान कार्य करती है। ठीक है, सो कवक मूल क्या है? एक तरीके से वो एक ऐसी जड़ होती है जो कि एक पोषक तत्वों को जोड़ने के लिए एक तरीके से होती है। ठीक है, सो ये वास्तव में कोई जड़ वड़ नहीं होती है, बहुकोशिकीय प्रकार की जड़ें होती हैं जो कि पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए ये कार्य करती हैं। ठीक है, सो ये कवक मूल है हमारी। और 4 अंक के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से भाई, शैवालों के प्रमुख 4 लक्षण लिखिए। सो पहला लक्षण है शैवाल का कि इनकी कायिक संरचना काफी विविध होती है। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। इनका शरीर थैलॉइड होता है। ठीक है, ये याद रखना, शैवाल जो होते हैं उनका शरीर थैलॉइड होता है, याद रखना। अगला है, सभी शैवाल में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। भाई बिल्कुल पाए जाते हैं, प्लांट से अपना। अगला है आपका कि लवकों की सतह पर अथवा उसमें अंतः स्थापित प्रोटीन निर्मित संरचनाएं होती हैं जिन्हें पायरोनोइड कहा जाता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये हो गए इसके लक्षण। और अगला लक्षण आपका याद कर लेना आपको, बाकी 3 है, इन्हीं में आप तोड़ करके बना सकते हो, बाकी आपको याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको रेडी करना चाहिए वो है, कवक मूल तथा शैवाल मूल में 4 अंतर लिखिए। लिवरवर्ट व मॉस में 4 अंतर लिखिए। बिल्कुल से इसको तो कर लेना है, यहाँ पे इसका आंसर अवेलेबल नहीं है लेकिन कर लेना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आंसर के साथ, ब्रायोफाइटा के 4 आर्थिक महत्व लिखिए। देखो, तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये नदी हो गई, आपके तालाब वगैरह हो गए, उसके आसपास पाए जाएंगे नम क्षेत्रों में। ठीक है, और मृदा अपरदन तो रोकेंगे ही, फिर मिट्टी ज़्यादा खसकाएंगे नहीं, इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि उसी एरिया में पाए जाएंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जल के पौधों में जल अवशोषण की पर्याप्त क्षमता होती है, अतः ये बाढ़ रोकने में सहायता करते हैं। अब बाढ़ रोकेंगे तो मृदा अपरदन रोकने में भी सहायता करेंगे। ठीक है, स्पेगनम जैसे ब्रायोफाइट्स का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, बागवानी में मिट्टी की बनावट में सुधार करने के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग में और दवाओं में कुछ ब्रायोफाइट्स का उपयोग विभिन्न रोगों में औषधीय रूप से किया जाता है। ठीक है, सो 2-4 पॉइंट्स याद रखो बिल्कुल कीवर्ड्स के रूप में, कि औषधीय रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग में किया जाता है, और कुछ सजावटी सामान बनाने में, है ना, मिट्टी की बनावट में सुधार करने में, ठीक है, सॉरी, मिट्टी की बनावट में सुधार करने में किया जाता है, और ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और मृदा अपरदन के रूप में। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स याद रखो ऊपर से। अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म पौधों में अंतर लिखिए भाई। ठीक है, तो 6 अंतर आपको दिए गए हैं, कोई भी 4 तो करके ही जाना, मैं कह रहा हूँ का, है ना। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, पुष्प अनुपस्थित होता है जिम्नोस्पर्म में, जबकि एंजियोस्पर्म में पुष्प उपस्थित। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, एक बार पढ़ लोगे बिल्कुल याद होते चले जाएंगे। ठीक है, जनन अंग शंकुओं पर उत्पन्न होते हैं, इनमें जनन अंग पुष्पों में पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम में वाहिकाओं एवं पोषवाह में चालनी नलिकाओं का अभाव होता है, किसमें, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म में जाइलम में वाहिकाएं एवं पोषवाह में चालनी नलिकाएं उपस्थित होती हैं, इसमें क्या होता है, अभाव होता है, इनकी अनुपस्थित होती हैं।
इसमें जिम्नोस्पर्म में द्विनिषेचन व त्रिल संलयन अनुपस्थित होता है, ठीक है, इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। इसका उदाहरण वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है, दोनों का उदाहरण भी आपको साथ में दिया गया है। अगले क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से भाई करने चाहिए, जो कि आपको दिए गए हैं, जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए, मांस के जीवन चक्र की व्यवस्था लिखिए, शैवालों के लैंगिक जन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इसको समझाइए, विषम बीजाणुकता क्या है तो इसको तो कर ही लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। सो इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अगला अध्याय आपका आ जाता है अध्याय नंबर 4, जो कि है प्राणी जगत, ठीक है। प्राणी जगत के हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले 2 अंक के क्वेश्चन में है कि कह रहा है कि खुले परिसंचरण व बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर लिखिए। तो खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त निम्न दाब पर बहता है, ठीक है, खुले में निम्न दाब पर है, बंद में उच्च दाब पर बहता है रक्त, ठीक है। और पदार्थों का आदान प्रदान रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच सीधा होता है, ठीक है। और इसमें द्रव के माध्यम से इसमें पदार्थों का जो है आदान प्रदान होता है। उदाहरण आप देख सकते हो, सभी कशेरुकी हो गए, जैसे मछली, पक्षी, सरीसृप वगैरह, इसमें जोंक, झींगे, केकड़े वगैरह हो गए, तो ये खुले ही में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है रेडियल समिति, यानी कि आपकी अरीय समिति किसे कहा जाता है भाई? जब किसी प्राणी के शरीर को केंद्र बिंदु से होकर के किसी भी समतल में काटने पर 2 सममित भाग प्राप्त हों, तो ऐसी समिति को अरीय या रेडियल समिति कहा जाता है। और यह मुख्यतः जेलीफिश, सी एनीमोन आदि में पाई जाती है, ठीक है। जेलीफिश, इसका उदाहरण याद रखिए, रेडियल समिति जेलीफिश में पाई जाती है, ठीक है। तो सीधी बात आप यहाँ पे समझ गए हो कि समतल में काटने पर 2 सममित भागों में यहाँ पे ये बंट जाए, तो ये हमारी क्या है? अरीय समिति। अगला है पार्श्व समिति, ठीक है। दोनों को कंपेयर करते हुए बिल्कुल से पढ़ सकते हो कि जब किसी प्राणी के शरीर को केवल एक ही लंबवत, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? 2 सममित भागों में, ठीक है, यहाँ पे एक ही लंबवत समतल द्वारा 2 समान दाएं एवं बाएं भागों में बांटा जा सके, ऐसी समिति पार्श्व समिति, ठीक है। तो ये है आपका उदाहरण माना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खंडी भवन से क्या आशा है, लिखिए। तो खंडी भवन उस दशा को कहा जाता है जिसमें प्राणी का शरीर समान रूप से अनेक खंडों में बटा होता है, प्रत्येक खंड आंतरिक तथा बाह्य रूप से स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देता है। यानी कि देखो, प्राणी के शरीर समान रूप से अनेक खंडों में बटा हो, खंडी भवन, भाई उसका नाम क्या है? खंडी भवन, भवन खंडों का भवन, ठीक है, जहाँ पे आंतरिक शरीर क्या होता है? समान रूप से खंडों में बटा हो, खंडों का भवन है तो खंडी खंड खंडों में बटा है ना, सेगमेंट्स में बटा हुआ है। तो प्रत्येक खंड आंतरिक व बाह्य रूप से स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देता है। जैसे केंचुआ, केंचुए का आप आकृति देखोगे तो भाई केंचुआ ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसी ऐसी इसमें वो दिखेंगी ना, इस तरीके से लाइंस, है ना, तो खंड खंड दिखता है, तो खंडी भवन है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका है कि आर्थ्रोपोडा संघ की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भाई आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं उनके शरीर में खंडितता, सेगमेंटेशन स्पष्ट रूप से पाई जाती है, ठीक है। इनके शरीर पर कठोर काइटिनस बहिर्कवच पाया जाता है, ठीक है, जो कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। सो ये रहेंगी इसकी विशेषताएं। एंड अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि मनुष्य के शरीर पर पाए जाने वाले 2 परजीवियों के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, सिर की जूं और खुजली की कीट। सो ये यहाँ पे मनुष्य के सर पर 2 परजीवी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना गया है, लिखिए भाई। तो दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। चमगादड़ में क्या होता है भाई कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए स्तनी पक्षी कहा जाता है भाई। और ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। इनका शरीर आंतरिक कंकाल और बालों से ढका हुआ होता है, ठीक है। ये कुछ कारण हो गए जिसके कारण चमगादड़ को स्तनी पक्षी माना जाता है। वैसे आप पॉइंट्स में लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो आप पैराग्राफ भी छोटा सा बना करके लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। मैंने आपको 7-8 लक्षण दिए हैं, कोई भी 2 बिल्कुल से अच्छी तरीके से, 4 तो याद कर ही लेना। इनमें क्या होता है, इस संघ के जंतु अरीय समिति के जलीय समुद्री जंतु होते हैं। इनकी आकृति बेलनाकार, अंडाकार, अनियमित होती है, ठीक है, इतना याद करो, बेलनाकार, अंडाकार होती है, ठीक है। इनमें ऊतक के अंग नहीं होते। इनमें गेह गुहा का भाव होता है, देह गुहा का, ठीक है। शरीर भित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। और पोरीफेरा संघ के जंतुओं को में जो छिद्र पाया जाता है उसे ऑस्टिया कहते हैं, इस चीज का याद रखना, ठीक है। अगला आपका शरीर के शीर्ष पर ऑस्कुलम नामक छिद्र पाया जाता है, ये मेन छिद्र होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इनमें पुनरुद्भवन की, रीजनरेशन की जो क्षमता है वो पाई जाती है, ठीक है। सो मेन पॉइंट्स में आपको बता दूं कि इनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। और शरीर के फ्रंट में ऑस्कुलम नामक छिद्र पाया जाता है शीर्ष पर, ठीक है। और इनकी पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये
एक ये याद कर सकते हो, इनकी आकृति बेलनाकार अंडाकार होती है, ठीक है। बाकी तो आप जो भी याद करना चाहो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न जंतुओं के संघ के नाम लिखिए भाई। स्टारफिश, एस्केरिस, ऑक्टोपस, कॉकरोच। सो संघ स्टारफिश हमारी एकाइनोडर्मेटा की है, एस्केरिस एल्केमिन्थीज की हो जाएगी, मुलस्का का ऑक्टोपस है भाई, और कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, ठीक है। तो इसकी हम विशेषताएं भी देख चुके थे, ठीक है। तो ये कंप्लीट भाई कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इन्हीं से गलत करके आओगे, नहीं पता होगा तो, ठीक है। सो शेयर कर दो यार एक बार वीडियो को अपने मित्र के साथ। 3 अंक के क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है, लिखिए। वर्गीकरण के आधार। अब भाई वर्गीकरण के आधार में क्या लिखना होता है, तो देखो वर्गीकरण के आधार में ये लिखना होता है कि जीवों को किस आधार पर तुम बांट रहे हो भाई, इसका आधार क्या है, किस बेस पर तुम उन्हें बांट रहे हो, किस बेस पर तुमने उन्हें अलग अलग कर दिया। तो उनकी आनुवांशिकता के आधार पर, उनमें कोशिकीय संगठन के आधार पर, संगठन स्तर के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, यानी कि उनकी रहने की क्या कुछ कैसी परिस्थिति है, ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम के आधार पर उन्हें बांटा जाता है, उनकी शारीरिक के आधार पर उन्हें बांटा जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, और उनमें किस तरीके से विकास वगैरह हो रहा है, क्या उनके जेनेटिक जो है लक्षण वगैरह हैं, उनके आधार पर इन्हें बांटा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, बाकी तो आप लिख ही दोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देह गुहा के आधार पर जीवों के प्रकार लिखिए। तो जीव 3 प्रकार के होते हैं देह गुहा के आधार पर, ठीक है। आगुहे, कूटगुहे और प्रगुहे, ठीक है। इन तीनों को आप देख सकते हो, और जिनमें देह गुहा नहीं होती भाई आगुहे होते हैं, ठीक है। उदाहरण प्लेटी हेलमिन्थीज के जो प्राणी हैं वो। कूटगुहे जिनमें झूठी आंशिक देह गुहा, कूट है ना, बड़ा ही कूट प्राणी है, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं ना, तो मतलब झूठे वगैरह होते हैं, इनमें होता है कि हाँ इनमें है लेकिन होती नहीं है, ठीक है। तो उदाहरण हो जाएगा आपका एस्केलमिन्थीज। प्रगुहे जिनमें वास्तविक रूप से देह गुहा पाई जाती है, तो ये प्रगुहीय होते हैं। उदाहरण पर एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्क है ना, एकाइनोडर्मेट्स वगैरह हो गए, कशेरुकी प्राणी जो होते हैं इनमें पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कशेरुकी संघ के प्राणियों के 3 लक्षण लिखे। तो तीनों के लक्षण दिए गए भाई, 3 लक्षण दिए गए। इसमें नोटोकॉर्ड किसी न किसी अवस्था में भाई पाई जाती है, एंड रीढ़ के साथ उपस्थित अस्थियों द्वारा बना अंतःकंकाल मौजूद होता या होना, मतलब मौजूद होना इनका एक लक्षण है, ठीक है। ऐसे लिखा है, ठीक है। द्विपार्श्व सम्मिति एवं खोपड़ी का होना, ठीक है, इनका एक लक्षण है कशेरुकी संघ के प्राणियों का। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कि पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण पाए जाते हैं, लिखिए। भाई देख सकते हो कि उड़ते समय वायु प्रतिरोध को कम करने के लिए पक्षियों का शरीर धारा रेखीय होता है, कुछ रूपांतरण, ताकि उड़ने के लिए भाई वो हल्का भी शरीर होना चाहिए, ठीक है। और अग्रपाद रूपांतरित होकर के पंख बन जाते हैं। शरीर को हल्का रखने हेतु पक्षियों के अंतःकंकाल की अस्थियां वार्तिल होती हैं, यानी कि खोखली होती हैं, है ना, तो वजन नहीं रहता उनमें ज़्यादा, ठीक है। सभी चिड़ियों का पाचन तंत्र मलाशय विहीन होता है, यानी कि जो खाती हैं ना वो बहुत ज़्यादा देर तक रखती नहीं है, खाती हैं और उसे फेंक देती हैं, निकाल देती हैं, ठीक है। मल का स्टोर नहीं होता है, मतलब उनमें मलाशय नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए चिड़िया उधर उधर बीट कर देती है, कहीं भी उन्होंने कुछ खाया और बस थोड़ा देर में निकाल दिया उसको, है ना। तो ये उसको लेकर के नहीं चलती हैं, क्योंकि बाहर के साथ उड़ना क्या हो जाएगा, कठिन। तो उड़ने के लिए ये सारे रूपांतरित पाए जाते हैं, क्या, इनके शरीर को हल्का रखने के लिए अंतःकंकाल की अस्थियां क्या होती हैं, वार्तिल होती हैं, और धारा रेखीय इनका शरीर होता है, ठीक है। और शरीर पर जो अग्रपाद होते हैं उनके वो पंख बन जाते हैं उड़ते समय, और क्या है मलाशय नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका कारण मैंने बता ही दिया, क्योंकि वो स्नान वजन जो है वो नहीं सह पाएंगे। अगला है दृष्टि की तीव्रता अन्य जानवरों की अपेक्षा तेज होती है, जिससे वे ऊंचाई से पृथ्वी की चीजें आसानी से देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीव के शरीर में रेडियल सम्मिति पाई गई और उसमें टेंटेकल्स भी मौजूद हैं। यह जीव किस संघ का हो सकता है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो यह जीव किस संघ का होगा आप ये बताइएगा, बाकी आप इस क्वेश्चन को पूरा रेडी तो कर ही लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण लिखिए। तो हड्डियों का ढांचा, संवेदी ग्रंथियां और दूध ग्रंथियों के आधार पर यहाँ पर लक्षण लिखे हुए हैं। सो ऊपर तो वैसे हम देख चुके थे कि ये मैमल्स होते हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है, जो है सब कुछ, ठीक है। इनका शरीर हड्डियों के ढांचे का बना होता है। ये स्वेद यानी कि पसीने की इनमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्वेद ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। मादा स्तनधारी में दूध का निर्माण करने वाली जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सो ये याद रखना भाई। अगला है आपका परजीवी प्लेटीहेलमिन्थीज के लक्षण लिखिए। तो शरीर चपटा और पत्ती जैसा होता है, इनमें सुई रूपी या चूसक अंग होते हैं, ये पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। सो यही इसके लक्षण है भाई, ठीक है। क्या होता है, सुई रूपी या चूसक अंग इसमें पाए जाते हैं, चपटा शरीर होता है,
पोषण के लिए दूसरे जीवों पर भाई क्या है, समझ गए ना, यहाँ पे क्या होता है, चूसक अंग होते हैं, चूस रहे हैं भाई, है ना, तो क्या, तभी तो ये कमजोर है, पोषण के लिए अन्य पर हैं तो भाई चूसते फिर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन से क्या आशय है, ऐसे तो पूछा जा सकता है, लेकिन इसके कारण क्या है, मतलब ये बड़ा है भाई, तो इसके कारण क्या है ये आपको बताना है। कुछ 2-4 कारण देते हो, हम बता देते हैं भाई। तो इस समूह में लगभग 90% जो जीव हैं, प्रजातियां सम्मिलित हैं, जिसमें कीट, मकड़ी, केकड़ा, झींगा, है ना, तो ये सारे शामिल हैं। और आर्थ्रोपोडा के सदस्य जो है पृथ्वी, जल, वायु, मृदा सभी आपस में पाए जाते हैं। मतलब ये नहीं है ना भाई, लक्षणों के आधार पर बांटा गया है, तो लक्षण एक जैसे हैं तो पटक दो आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। तो बहुत सारे जीवों के यहाँ लक्षण एक जैसे हैं तो उन्हें पटक दिया आर्थ्रोपोडा में, तो बहुत सारे हो गए, ठीक है। और उनके किस आधार पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्योंकि इसमें 90% जो ज्ञात प्रजातियां हैं ना वो इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। और वायु, मृदा जो है अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, लक्षणों के आधार पर उन्हें इसमें डाल दिया गया। भोजन प्राप्ति के लिए विविध क्रियाएं संभव होती हैं इनके लिए, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर है, ठीक है। इनमें उच्च प्रजनन क्षमता पाई जाती है भाई, क्षमता, ठीक है, इसलिए बड़ा वर्ग है, क्योंकि प्रजनन क्षमता भाई बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहता है, भेल मछली को स्तनी वर्ग में क्यों रखा गया है, इसके कोई कारण लिखिए। इसके कारण क्या है भाई, तो इनका रुधिर नियत तापी होता है, बाह्य कंकाल जो है सल्कों का नहीं होता है, इनके स्तन तथा रोम होते हैं, इनमें वास्तविक पंख नहीं होते, अग्र व पश्चपाद रूपांतरित होकर के तैरने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो भेल में कुछ तरीके पाए जाते हैं ना, जो भाई ये क्या करते हैं, इसको तैरने में सहायता करते हैं, ठीक है। मछली तो बड़ी ही खतरनाक बन गई यार। अगला है, इनमें श्वसन क्लॉम्स द्वारा होता है, सॉरी अदर जो आपकी फिश होती हैं उनमें क्लोम द्वारा यहाँ पे श्वसन होता है, जबकि भेल में क्या होता है, भेल मछली इसमें फेफड़ों द्वारा होता है भैया, यही तो इसको रख रहा है किसमें, स्तनी वर्ग में, ठीक है। तो इनमें फेफड़ों द्वारा होता है, यह अंडे ना दे करके सीधे सीधे शिशुओं को जन्म देती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, ये होती है भेल मछली, ठीक है। इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो मैंने यही याद रखो, ये बच्चों को जन्म देती हैं सीधे शिशुओं को, और इनमें फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, और स्तन ग्रंथियां, रोम वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, कॉर्डेट्स व नॉन कॉर्डेट्स में अंतर लिखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है कि इनमें नोटोकॉर्ड के आधार पर बताया गया है, जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई ही जाएगी जो कॉर्डेट्स प्राणी होंगे, और नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी किनमें भाई, वो नॉन कॉर्डेट्स होंगी, ठीक है। और कॉर्डेट्स में यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हीमोग्लोबिन के स्थान पर प्लाज्मा में मतलब थोड़ा थोड़ा घुला रहता है, ठीक है। और जीवन की किसी अवस्था में ग्रसनीय क्लोन दरारें पाई जाती हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स में इसमें अनुपस्थित रहती हैं। और पूंछ की बात करें तो जीवन पर्यंत पूंछ उपस्थित रहती है, इसमें अनुपस्थित रहती है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स व नॉन कॉर्डेट्स से हो गया भाई। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, गोल क्रमी व फीता क्रमी में 4 अंतर लिखिए। इसकी आकृति बेलनाकार होती है भाई, गोल से समझ गए ना भाई, गोल क्रमी है, बेलन बेलन, ठीक है। फीता क्रमी है, सपाट। अब एक बेलन है तो दूसरा सपाट है, ऐसे तो याद हो जाएगा। पाचन तंत्र, फीता क्रमी में अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, जबकि इसमें पूर्ण पाचन तंत्र होता है। इसका वजन हल्का होता है गोल क्रमी का, और लंबा होता है, और इसका भारी और मोटा होता है फीता क्रमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो ये जल और थल दोनों पर रहते हैं, इनमें गीली और बिना सल्क वाली त्वचा होती है, इनमें फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनमें होती रहती हैं भाई, है ना। सो ये रखना याद, जल और थल में पाए जाएंगे एम्फीबिया, ठीक है जी। गीली और बिना सल्क वाली त्वचा होगी, फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन अगर रेडी करना है सो ये सारे कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, बाकी आप आगे के लिए इनको कर सकते हो, और मैं तो कहूँगा ही कि इनको करके ही जाना, ठीक है। अगले चैप्टर की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हम बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक वीडियो पहुँचा पाए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दो, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दो, एक शेयर बिल्कुल, है ना, एक शेयर केवल, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जड़ के 2 कार्य लिखिए। सो आंसर है कि मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना, ठीक है। जड़ क्या करती है, खनिज लवण को जल को अवशोषित करती है। पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से स्थिर रखना, यानी कि सीधे खड़ा रहता है ना पौधा, तो वो किस कारण होता है, वो जड़ के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर्ण विन्यास को स्पष्ट कीजिए। तो तने या शाखा की पर्वसंधियों पर
पत्तियों के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास कहा जाता है। ठीक है, तो जो कोई तना है, शाखा है, तो उसकी पत्तियों पर, ठीक है, लगने का जो क्रम है पर्णसंधियों का, तो वो पर्ण विन्यास कहलाता है। पर्ण किसे कहते हैं? पत्ती को न कहते हैं। तो पत्तियों के लगने का जो क्रम होता है उसे पर्ण विन्यास कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एकांतर पर्ण विन्यास, अभिमुख और चक्रीय। ठीक है, तो कनेर में आपका चक्रीय पर्ण विन्यास पाया जाता है, इस तरीके से उदाहरण में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं आपके, कैलेक्स होता है, कोरोला होता है, एंडोकैरियम होता है, जाइनोसियम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बाकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बीजांडान्यास को परिभाषित कीजिए। तो अंडाशय के भीतर बीजांड जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उन्हें बीजांडान्यास कहते हैं। तो बीजांड जिस स्थान पर जुड़ता है उसे बीजांडान्यास कहते हैं। मुख्य प्रकार इसका है सीमांत, भित्तीय, अक्षीय, मुख्य, केंद्रीय। ठीक है, इस सारा कुछ आप लिख सकते हो। बाकी इतना ही याद रखना कि बीजांड के जिस स्थान पर वो जुड़े होते हैं अंडाशय के भीतर, ठीक है, तो वो बीजांडान्यास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। तो पुष्पीय अक्ष पर लगने, पुष्पों के लगने की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में परिभाषा तो इतनी ही है कि पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने का जो क्रम है वो पुष्पक्रम है, और पर्ण यानी कि पत्तियों की जो व्यवस्था है या क्रम है उसे पर्ण विन्यास कहा जाता है बढ़ने का। ठीक है, बाकी पुष्पक्रम 3 प्रकार के हैं, असीमाक्षी, ससीमाक्षी और विशिष्ट पुष्पक्रम। ठीक है, असीमाक्षी ससीमाक्षी में अंतर भी आपका आता है। अगला क्वेश्चन है 3 अंकीय, कह रहा है कि किसी मूल के विभिन्न भागों को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मूल के भाग, यानी कि जड़ के भाग लिखने हैं आपको। तो मूल टोप या मूल कैप किस कहते हैं, इसे रूट कैप कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में प्रवेश करते समय शीश की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बिल्कुल ही ऊपर पाया जाता है इस तरीके से, ये नीचे जड़ों में, ठीक है, इस तरीके से ये पाया जाता है। ठीक है, मोटी जड़ होगी उसमें पाया जाता है, छोटे छोटे में ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये रूट कैप होता है। विभाज्योतक क्षेत्र होता है जो इसमें वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन करता है। दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, लंबाई में वृद्धि करता है। और पार्श्व मूलों का निर्माण करने के लिए परिपक्वता क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम वगैरह आप देख लेना, बाकी आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रारूपिक पत्ती के विभिन्न भागों को लिखिए। केवल भाग लिखने हैं, बाकी इसका डायग्राम आप देख लोगे ध्यान से तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक, पर्णश्राय, पर्णशीष। ठीक है, तो ये सारी इसमें संरचनाएं होती हैं। कभी कभी इसमें अनुपर्णी, ठीक है, या स्टिप्यूल भी पाए जा सकते हैं कुछ कुछ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इस तरीके से ये पार्ट इसमें होते हैं, हम ऊपर देख ही चुके थे। बाकी नामांकित चित्र यहाँ पे आप देख सकते हो, अनुदैर्घ्य काट का आपको बताया गया है। ठीक है, क्या क्या पार्ट है यहाँ पे देख सकते हो। ये वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है इस तरीके से, ये अंडाशय होता है यहाँ पे। ठीक है, बाह्य दलपुंज हमारा पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और दलपुंज की बात करें तो वो भी ऊपर ये संरचनाएं जो होती हैं ये पाई जाती हैं। ठीक है, सो ये होती हैं। ठीक है, एक पाग पुंकेसर ये और स्त्री केसर हमारा ये मादा और नर भाग होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है, जालिकावत व समांतर श्रावन्यास मंत्र लिखिए। तो जालिकावत श्रावन्यास में सराएं जाल के रूप में फैली रहती हैं। ठीक है, नाम है जालिका, सराएं जाल के रूप में। समांतर श्रावन्यास में सराएं समानांतर चलती रहती हैं, और अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में जालिकावत श्रावन्यास पाया जाता है, एक बीजपत्रियों में समानांतर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जालिकावत श्रावन्यास का उदाहरण है सरसों, गुलाब, और समांतर श्रावन्यास में गेहूं और केला वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 अंकीय दिया गया है कि सरल व संयुक्त पत्री में अंतर लिखिए भाई। तो सरल पत्ती व संयुक्त पत्ती, तो पर्णफलक एक ही भाग में होता है, पर्णफलक कई खंडों में व्यक्त होता है, केवल एक पर्णवृंत होता है, एक पर्णवृंत पर अनेक पर्णिकाएं पाई जाती हैं, पर्ण कपट में कलिकाएं उपस्थित रहती हैं, पर्ण कपट में पर्णिकाओं में कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, पत्ती गिरने पर पत्ती पूरी झड़ जाती है। ठीक है, सरल पत्ती की। ठीक है, जबकि पर्णिकाएं अलग अलग झड़ती हैं। ठीक है, तो ये अंतर सिंपल से दिए गए हैं, बाकी आपको अलग याद है तो उन्हें भी रख सकते हो याद। ठीक है, रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका, ससीमाक्षी व सीमाक्षी पुष्पक्रम में 4 अंतर लिखिए। सो अंतर आप देख सकते हो कि मुख्य पुष्प अक्ष वृद्धि करता रहता है असीमाक्षी में, जबकि ससीमाक्षी में क्या होता है, मुख्य पुष्प अक्ष ऊपर पुष्प बनाने से वृद्धि रोक देता है। ठीक है, पुष्प क्रम अग्राभिसारी पाया जाता है इसमें, है ना, इसमें तलाभिसारी पाया जाता है। इसमें सबसे पुराना पुष्प नीचे होता है, इसमें सबसे पुराना पुष्प ऊपर होता है, मतलब ये नीचे से पुष्प इसके उगते आते हैं। इसमें वृद्धि अनिश्चित होती है, इसमें वृद्धि निश्चित होती है। ठीक है, इस तरीके से।
अगला क्वेश्चन आपका है एक लिंगी व उभय लिंगी पुष्प में कोई 4 अंतर लिखिए। तो ये अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। तो एक लिंगी पुष्प क्या है, केवल एक प्रकार का जननांग उपस्थित होता है एक लिंगी। इसमें उभय लिंगी में दोनों जननांग होते हैं, या तो पुंकेसर या जायंग, ठीक है। ये कोई भाग, ये पुंकेसर पुरुष भाग होता है, ये मादा भाग होता है, नर भाग होता है, ठीक है। ये ठीक है, दोनों समझ गए आप अलग अलग, ठीक है। ये होता है आपका मेल एंड ए फीमेल भाग। इसमें दोनों होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, पुंकेसर या जायंग दोनों हो सकते हैं। परागण के लिए परजीवियों की आवश्यकता होती है। इसमें आत्म परागण संभव होता है क्योंकि इसमें दोनों हैं। अगला आपका उदाहरण ककड़ी पपीता इसका हो जाएगा एक लिंगी का, उभयलिंगी का गुलाब हो गया, सरसों हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है सोलेनेसी कुल के 4 मुख्य लक्षणों को लिखिए। सोलेनेसी का पुष्पक्रम क्या है भाई, ससीमक्षी प्रकार का होता है, पुष्प द्विलिंगी होते हैं और अंडाशय इसमें द्विकोष्ठी पाया जाता है और अधोजायंग पाया जाता है। फल रसदार या बेरी का प्रकार का होता है। उदाहरण टमाटर, आलू, मिर्च, धतूरे वगैरह में क्या है, सोलेनेसी कुल के ये प्लांट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अनिषेक फल को स्पष्ट करती हुए फलों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जब फल निषेचन के बिना ही विकसित होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं, ठीक है। जैसे केला, संतरा, अंगूर, तरबूज वगैरह, तो ये अनिषेक फल के उदाहरण हैं और इस चीज को याद रखना, ठीक है। निषेचन के बिना, निषेचन के बिना, तो ये अनिषेक फल हो गया। विशेषताएं देख सकते हो कि ये फल जो है बीज रहित होते हैं और इनका निर्माण सामान्यतः हार्मोन्स की क्रिया से होता है। इन फलों का व्यावसायिक महत्व अधिक है क्योंकि ये स्वादिष्ट और मुलायम होते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर। एंड अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अगले चैप्टर के साथ, 6वें नंबर का अध्याय है पुष्पीय पादपों का शरीर, ठीक है। 2 अंक के क्वेश्चन से स्टार्ट है। सबसे पहले कह रहा है कि रंध्र के 2 कार्य लिखिए। रंध्र यानी कि स्टोमेटा, इसके कार्य लिखने आपको। रंध्र गैसों के आदान प्रदान करते हैं, CO2 एवं O2 का आदान प्रदान इन्हीं के कारण यहाँ पे हो पाता है, ठीक है। पत्तियों पर छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। ऐसी संरचना होती है इनकी, ठीक है, दिखाई नहीं देती है नग्न आंखों से। तो सीधी बात है, इनका एक कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है। ये पत्तियों से जल बाष्प के रूप में बाहर निकल करके बाष्पोत्सर्जन में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 चीजें याद रखो, गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं, बाष्पोत्सर्जन में सहायता कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जाइलम व फ्लोएम का एक कार्य लिखिए। तो यह जड़ से तने और पत्तियों तक, ठीक है। सीधी बात है, मैं आपको बता देता हूँ जाइलम क्या करता है। जाइलम जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, ये तो पता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका संयोजी ऊतक को स्पष्ट कीजिए। तो संयोजी ऊतक क्या है, वह ऊतक होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने, ठीक है। संयोजी का अर्थ ही क्या होता है, कनेक्टिव इसका अर्थ होता है। तो कनेक्टिव का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, सहारा देना, ठीक है। तो जोड़ने का जो ऊतक काम करता है, समर्थन देने का कार्य करता है, उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। और रक्त, अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट्स इत्यादि इसके उदाहरण हो गए। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो जब किसी पौधे के तने जड़ का व्यास बढ़ता है तब उसे द्वितीयक वृद्धि, मतलब देखो यह संवहनी कैम्बियम और कॉस कैम्बियम की क्रिया से होता है। यह वृद्धि केवल द्विबीजपत्री प्लांट्स में होती है। देखो तो तना एवं जड़ हो गया उसका, है ना, उनका व्यास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो उसे द्वितीयक वृद्धि एक तरीके से कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियल संवहन तंत्र को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह वह संवहन तंत्र होता है जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम एक दूसरे के सामने अलग अलग वृत्ताकार रूप में स्थित होती हैं। यह संवहन तंत्र जड़ों में पाया जाता है। इसका अच्छी तरह से डायग्राम देख लोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, देख लेना, इसका बुक में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने पर पत्तियों में क्या परिवर्तन होता है और क्यों होता है भाई। देखो बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने पर पत्तियों में जल की कमी हो जाती है जिससे उनकी कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां मुरझाने लगती हैं, ठीक है। तो बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा क्योंकि क्या होगा कि जो आपके जो रंध्र हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, जिनके कारण उनकी कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी और पत्तियां मुरझाने लगेंगी। अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण कोशिकाओं में जल स्फीति घट जाती है, यानी कि टर्जिडिटी होती है जो वो कम हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 अंकीय भाई, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री तने में कोई 4 अंतर और पत्ती में कोई 4 अंतर, ये तो करने ही करने हैं, बिल्कुल फंस रहे हैं, ठीक है। तो एक बीजपत्री तने में संवहन मंडल जो होते हैं आपके बास्कुलर मंडल बिखरे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वलयाकार व्यवस्थित रूप से होते हैं। संवहन मंडल संयुक्त और बंद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, खुले होते हैं, ठीक है। इसमें पित्त जो होता है स्पष्ट नहीं होती है एक बीजपत्री में, इसमें उपस्थित होते हैं स्पष्ट रूप से। एक बीजपत्री तने में क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, जबकि इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। इसका डायग्राम अगर सीख गए ना तो बिल्कुल से आप इसका अंतर भी लिख दोगे, ठीक है।
एक बीजपत्री पत्ती और द्विबीजपत्री पत्ती में अंतर। तो एक बीजपत्री पत्ती में समानांतर स्रावन्यास होता है, इसमें जालीनुमा, जाली कवच कह सकते हैं, ठीक है। पत्ती में ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। बाकी आप इसको अंतर देख सकते हो, कंप्लीट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुले व बंद परिवहन संचरण तंत्र में अंतर लिखना है। सो इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो, वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीजपत्री जड़, ठीक है, यहाँ पे जड़ है व जड़, द्विबीजपत्री जड़, ठीक है। तना और पत्ती में देख लिया, आप जड़ को अभी देख लो भाई। तो एक बीजपत्री जड़ जो है संवहन मंडल 6 या 6 से अधिक पाए जाते हैं, इसमें 2 से 6 तक ही संवहन मंडल पाए जाती है। मज्जा जो है इसमें सुविकसित होती है, इसमें मज्जा अल्प विकसित या अनुपस्थिति होती है, ठीक है। एक बीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। तो यही कुछ इसके अंतर हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है आपका, एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। सो इस तरीके से आपको ये संरचना पता होनी चाहिए। तने में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ना, तने की आंतरिक संरचना है, क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं। फ्लोएम है हमारा, ठीक है, बलकोट है, मूलीय त्वचा है, मूल रोम है ना, मूल रोम रूट कैप, ठीक है। तो ये सारी संरचना इसमें होती हैं। अगला अध्याय आपका आ जाता है अध्याय नंबर 7, जो कि है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड 2, 3 व 4 अंक के क्वेश्चन से कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, संयोजी ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो हम इसे ऊपर ही देख चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारा, ठीक है। तो वह ऊतक है जो शरीर के विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, हम देख ही चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुहरण को स्पष्ट कीजिए भाई। तो अनुहरण पाचन नली की पेशीय भित्तियों में पाए जाने वाले एक तारंगिक संकुचन की और प्रसार की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पौधों को भोजन को मुंह से पेट और आगे की ओर बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अनुहरण पाचन नली की पेशीय भित्तियों में होने वाला एक तारंगित संकुचन और प्रसार की प्रक्रिया होती है अनुहरण, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन को मुंह से पेट और आगे की ओर बढ़ाया जाता है, ठीक है, एक तरीके ढकेला जाता है, ठीक है, कि चलो भाई, है ना। और मुख्य रूप से वृत्ताकार अनुदैर्ध्य पेशियों में के संकुचन के कारण अनुहरण की प्रक्रिया होती है। अगला है आपका, उपास्थि व अस्थि में अंतर। अस्थि उपास्थि में अंतर देख लेते हैं। अस्थि के बाहरी आवरण को पेरिओस्टियम कहा जाता है, उपास्थि के बाहरी आवरण को पेरिकॉर्डियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये अंतर याद रखना। बाकी अगला है आपका, अधात्री की प्रकृति सख्त, ठोस व अपारदर्शक होती है, इसमें क्या होती है, मुलायम होती है, ठीक है। अगला है आपका, अधात्री ओसन प्रोटीन से निर्मित होता है, इसमें क्या होता है, कॉर्डियन प्रोटीन से निर्मित होता है। खोखली होने से मज्जा गुहा उपस्थित होती है, जबकि इसमें ठोस होने से नहीं पाई जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, कैंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है, आपको समझाना है। तो कैंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को उलट पुलट कर करके भुरभुरी बना देता है, यानी कि उसमें पोल करके छिद्र इस तरीके से अपना रास्ता वास्ता बनाएगा, मिट्टी को बढ़िया खुरदुरा बना देगा, ठीक है, खुरदुरा, जिससे वायु और जल का संचार अच्छा होता है। यह ह्यूमस बना करके भूमि की उर्वरता बढ़ाता है, जिससे फसलों की उपज होती है। अब जो मित्र के लिए अच्छा काम करेगा वही तो किसान का मित्र है, यानी कि किसान के लिए जो अच्छा काम करेगा, चाहे वह कैंचुआ हो या बैल हो, वो उसका मित्र है, ठीक है। ये आंसर कंप्लीट। अगला है आपका, उपकला ऊतक व इसके प्रकार लिखिए। उपकला ऊतक वह ऊतक है जो शरीर की बाहरी सतह और आंतरिक गुहाओं की परत बनाता है, वो एपिथीलियम टिश्यू, इसको पढ़ा होगा आपने, डायग्राम में इसको देखा भी होगा कि ये जो बाहरी सतह होती है उसे एपिथीलियम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। आवरण उपकला और ग्रंथिल उपकला, ये इसके 2 प्रकार होते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, सो देख लो इसको। अगला क्वेश्चन है, हृदय पेशी का संरचना सहित नामांकित चित्र बनाइए भाई। सो इसका ये नामांकित चित्र आप देख सकते हो। हृदय पेशी में यहाँ पर केंद्रक वगैरह आपको संरचनाएं बताई गई हैं, ठीक है। सो ये होती हैं आपकी, और साइटोप्लाज्म भी इसमें दर्शा सकते हो। बाकी इसके हम अगर संरचना की बात करें तो हृदय पेशी में अनक्षिक, धारित और शाखित मांसपेशियां, रेशे होती हैं। ये रेशे आपस में जंक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे एक पेशी का संकुचन दूसरे तक फैलता है, ठीक है। सो ये रेसेस वगैरह इसमें पाए जाते हैं, देख सकते हो, ठीक है। केंद्र में एक नाभिक होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक नाभिक हो गया, ठीक है। निरंतर थकावट रहित संकुचन करती हैं। कार्य इसका प्रमुख रूप से है हृदय की लयबद्ध धड़कन बनाए रखना और रक्त परिसंचरण सुनिश्चित करना, ठीक है। सो आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम बताते हुए इसकी उत्सर्जन व श्वसन रचना का नाम लिखिए भाई। तो जो कारकोच होता है, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच का जो वैज्ञानिक नाम होता है भाई, ये अमेरिकाना है, ठीक है, इसको याद रखना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, इसका याद होना चाहिए नाम, ये याद है। एंड इसका श्वसन अंग है ट्रैकिया, एंड ये आपको पता होना चाहिए।
ये सूक्ष्म नलिकाएं शरीर में वायु का संचार करती हैं। प्रत्येक नली का छिद्र स्पाइरिकल कहलाता है। उत्सर्जन अंग मेलपीगियन नलिकाएं जो होती हैं, ठीक है, मेलपीगियन ट्यूब्स। सो इसका याद रखना, ये कॉकरोच का जो उत्सर्जन अंग है वो आपका मेलपीगियन ट्यूब्स है, ठीक है। और ये शरीर से क्या नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया छोड़ती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, यूरिक एसिड, ठीक है। अगला अध्याय आपका आ जाता है कोशिका जीवन की इकाई। सो यहाँ से आगे के क्वेश्चन, जैसे 8वें नंबर का अध्याय होगा भाई, काफी लंबा अध्याय है, ठीक है। 9वें नंबर का अध्याय, बाकी सारे अध्याय जो आपके 13th तक हैं, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। तो वीडियो को कर दो भाई लाइक, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना ताकि आगे का सॉल्यूशन मिल सके। सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलेगा। सो जुड़े रहना चैनल पर एंड अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाकर के देखो, चैनल को विजिट करो, सब कुछ मिलेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।